हाय एवरीवन, दिस इज रंजना। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 है उसका क्या मीनिंग है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, तो ये बस उसका एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप है यहाँ पे। तो वो ट्रिक थी ये स्टोरी लर्न करना, स्टीव लामा एंजॉयज फ्री एक्सप्रेस पास टू टेम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल। और हमने उसके बाद ये भी देखा था कि जो स्टीव लामा है वो है स्टेट और लॉ का डेफिनेशन, जो कवर करता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। और उसके बाद जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन वर्ड से हम उनको डिराइव करते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे देखा स्टीव लामा आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। अब आता है enjoys right to equality, free right to freedom, express right against exploitation, temple right to freedom of religion, school cultural and educational rights, hospital right to constitutional remedies। तो ये तो हमने एक ब्रीफ हमने लर्न कर लिया कि फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे सीक्वेंस में 6 फंडामेंटल राइट्स को हम मेमोराइज कर सके। अब बात आती है कि अब हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। अब यह है कि हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़नी ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। अब अगर मैं इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ रही हूँ और मुझे इस एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरे लिए स्टेट का सिंपल एक वही मीनिंग होगा जो कि है हमारे जैसे इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मेरे लिए वही स्टेट का मीनिंग रह जाता। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम इन पार्ट्स में देखें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में, तो स्टेट वर्ड मेंशन किया गया है। अब वो जो स्टेट मेंशन किया हुआ है उसका मीनिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 में जहां पे भी स्टेट का मेंशन है उस स्टेट का मतलब क्या है वो आर्टिकल 12 हमें बताता है। अब जैसे राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 है। तो इन आर्टिकल्स में कहीं पे भी स्टेट मेंशन किया गया होगा तो वो स्टेट का जो डेफिनेशन है उसको हम रेफर कर सकते हैं आर्टिकल 12 से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट का क्या मीनिंग दिया हुआ है। अब वो ये कहता है आर्टिकल 12 कि स्टेट के अंदर ये फॉलोइंग चीजें इंक्लूड की जाएंगी: Government and Parliament of India, that is the executive and legislature of the union। हम आगे के लेक्चर्स में ये जरूर देखेंगे कि यूनियन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है। तो अभी अगर हम बस एक ऊपर से स्किम करें तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो जो सारे ऑफिसेज और पोजीशंस हैं वो होती हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। अब आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर आते हैं हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि स्टेट का क्या मतलब होगा, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। अब यूनियन है तो दूसरा क्या होता है, स्टेट। अब ये वेरियस स्टेट्स जो राज्य हैं उनके बारे में बात हो रही है इन स्टेट्स में कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हो जाते हैं हमारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जो स्टेट्स हैं उनके अंदर वाइस गवर्नर जैसा कोई पोजीशन नहीं होता, जैसे यहाँ पे यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट है बट स्टेट्स में वाइस गवर्नर नहीं होता। तो एग्जीक्यूटिव में सिर्फ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। और लेजिस्लेचर जो हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटर होती है वो इंक्लूडेड होती है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि स्टेट का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये दोनों चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अब ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे उसमें आते हैं म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो ये भी जितनी ऑर्गन्स हैं ये सारे स्टेट में इंक्लूड किए जाएंगे विद इन आर्टिकल 12 के अंदर। पार्ट 3 आर्टिकल 12 के अंदर ये इंक्लूड किए जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी लाइक ONGC, CSIR, SAIL एंड LIC। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये जस्ट कुछ उस लिस्ट के मेंबर्स हैं। अब ये जो यहाँ पे फ्रेज है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, इसको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है कि ये लोकल एंड अदर अथॉरिटीज क्या है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि पार्ट 3 के अंदर स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटी, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। बट ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज का क्या मतलब हुआ, उसमें क्या क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता है, ONGC, CSIR वगैरह। अब हम कुछ देखते हैं कि ये अदर अथॉरिटीज कैसे हम इंटरप्रेट करें कि कौन सी अथॉरिटी अदर अथॉरिटी है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कई केसेस से हमको मिला है। अब एक केस था जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, उसमें ये दिया गया था, ये रूल किया गया था एजुस्डेम जेनेरिस जो प्रिंसिपल है वो बताएगा कि कोई अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। अब एजुस्डेम जेनेरिस का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे आपको मैं एक लिस्ट बताऊं कि फ्लावर्स के बारे में, अगर मैं आपको बोलूं लोटस है, रोज है, लिली है, अब उसके बाद में आपको कोई जैस्मिन फ्लावर है, अब मैं आगे कर देती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप मुझे और एग्जांपल्स देंगे किसी फ्लावर के, तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैंने पहले रोज, लोटस, लिली इनकी बातें करी हैं, मतलब मैं फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, तो नेक्स्ट भी फ्लावर ही होगा, मतलब सेम टाइप का। तो ये एजुस्डेम जेनेरिस ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो पहले जो हमने 3 बात करी है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायत, उन्हीं के जैसी अगर कोई और सॉवरन या गवर्नमेंटल बॉडी होगी वो भी स्टेट होगी। बट फिर हमारा एक बाद में केस आया उजमाबाई वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, उसमें एजुस्डेम जेनेरिस के लिए ये बोला गया कि ये नहीं बता सकता सारी अदर अथॉरिटीज का इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये जो आर्टिकल 12 में फर्स्ट 3 बॉडीज भी हैं, दे हैव नो कॉमन जेनस, ये इस केस के अंदर कहा गया था। फिर फाइनली जो केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी बॉडी जो कमर्शियल भी हो, कमर्शियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो स्टेट होगी, और उसका जरूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन ही करे। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये और ज्यादा हमको कंफ्यूज कर देता है कि अब अदर अथॉरिटी में क्या आएगा। एजुस्डेम जेनेरिस भी उसको अब स्कोप को डिफाइन नहीं करता है, तो क्या डिफाइन करता है? लास्टली एक डिटरमाइनिंग टेस्ट इन्हीं केसेस के इंटरप्रिटेशन से डिड्यूस किया गया है, जो कि कहता है कि स्टेट कोई भी अदर अथॉरिटी जिसको फाइनेंशियल एड मिल रही है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से, या फिर स्टेट जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर बहुत ही डीप और परवेसिव, या फिर अगर वो कोई बॉडी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है, या फिर उस बॉडी के अंदर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया गया है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शिफ्ट होके किसी बॉडी या अथॉरिटी पे चला गया है, तो वो स्टेट कहलाई जाएगी। तो ये अगर आपको कभी भी कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि ये बॉडी स्टेट है या नहीं है, तो आपको इन चारों पॉइंट्स ऑफ क्राइटेरिया को याद रखना है। अगर कोई भी आप उसमें मैच कर पाए कि हाँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो बॉडी है इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का, या फिर ये कोई काम कर रही है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो वो स्टेट कहलाई जाएगी। तो ये था आर्टिकल 12 और उसका मीनिंग, जो कि है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और नेक्स्ट सीरीज के हम वीडियो में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ, जो कि है आर्टिकल 13 ऑफ पार्ट 3। So thank you for watching this video.